टेनेको क्लीन एयर इंडिया ये ऑटोमोबाइल एंसिलरी कंपनी है, कॉम्पिटिटिव स्पेस है। इसका 3,600 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। एक बार वैभव से पूछते हैं क्या खास बात है इस कंपनी की। बिल्कुल, शॉक अब्जॉर्बर्स में नंबर 1 मार्केट शेयर है इनका पैसेंजर व्हीकल्स में, और बड़े क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है, एग्जॉस्ट सिस्टम्स बनाती है, काफ़ी सारे बड़े क्लाइंट हैं इनके। बड़े क्लाइंट हैं तो इन्वेस्ट करने लायक है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस स्पेस में, तो बिना एनालिसिस के नहीं देख सकते इसको। तो आप देखिए वैभव का एनालिसिस, और उससे पहले क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि काफी प्रीमियम कंटेंट फाइनेंस का इस चैनल पे आ रहा है। ओवर टू वैभव नाउ। तो दोस्तों, टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड इंडियन आर्म है ग्लोबल फर्म टेनेको का, जो कि ऑटोमोबाइल्स को रोड्स पर क्लीनर और स्मूथर तरीके से रन करने के लिए उनके लिए पार्ट्स बनाती है। इनका पहला इंडिया में प्लांट आया था परवाणु में 1979 में, और आज की तारीख में ये इंडिया और ओवरसीज कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए पार्ट्स सप्लाई करती है। तो कंपनी के मेजरली दो सेगमेंट्स हैं। पहला है क्लीन एयर एंड पावर ट्रेन सॉल्यूशंस। इधर कंपनी को 53% ऑफ रेवेन्यू आता है, जनरली 50% से ऊपर रहता है। इसमें दो कैटेगरी प्रोवाइड करती है, एक है एग्जॉस्ट सिस्टम्स और दूसरे आते हैं की इंजन पार्ट्स। मेन इस कैटेगरी में काम यह है कि जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको BS6 एमिशन के नॉर्म्स को पास करने में हेल्प मिले। इसको और आसानी से समझा जाए तो जब हम क्लीन एयर की बात करते हैं, यानी कि इंजन से क्या एमिट हो रहा है, उनके बाहर क्या निकल रहा है, तो ऐसे एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए कंपनी सिस्टम्स बनाती है। फॉर एग्जांपल अशोक लेलैंड एंड टाटा मोटर्स के ट्रक्स एंड बसेस को अगर BS6 का टेस्ट पास करना है तो उसके लिए ये एमिशन कंट्रोल सिस्टम जरूरी होते हैं। इसके बाद इनका दूसरा सेगमेंट है एडवांस राइड टेक्नोलॉजीज। यहां से 47% रेवेन्यू आता है। मेजरली यहां कंपनी शॉक एब्जॉर्बर्स और सस्पेंशन पार्ट्स बनाती है। जनरली मोनरो एक ब्रांड है इनका, और ये कार्स, SUVs, ट्रक्स, बसेस सभी में यूज होता है ये पर्टिकुलर शॉक एब्जॉर्बर्स एंड सस्पेंशन पार्ट्स। एंड इंपॉर्टेंटली ये कार मैन्युफैक्चरर्स के अलावा इन पर्टिकुलर पार्ट्स को आफ्टर मार्केट में भी बेचती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अनलाइक द फर्स्ट सेगमेंट, ये पेट्रोल डीजल के अलावा EVs के साथ भी ये वाले पार्ट्स जाते हैं। तो इस सेगमेंट को हम और आसानी से समझे तो बेसिकली आपका व्हीकल जो है वो फील कैसा करेगा रोड पे, वो शॉक एब्जॉर्ब कर पाएगा, सस्पेंशन कैसी होगी, तो उसके मॉड्यूल्स कंपनी बनाती है। इनफैक्ट हाई वॉल्यूम मारुति सुजुकी की जो SUVs हैं उनको भी ये पार्ट्स प्रोवाइड करती है। और इन सेगमेंट में जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है ये इंडिया में 12 प्लांट्स में मैन्युफैक्चर करती है, जो कि 7 स्टेट्स, एक यूनियन टेरिटरी में है, एंड सारे मेजर ऑटो हब्स के पास है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अराउंड 85% के आसपास जो कंपनी रॉ मटेरियल है वो डोमेस्टिकली ही सोर्स करती है। इंपोर्ट पे रॉ मटेरियल डिपेंडेंस कम है। अब इस इंडस्ट्री में एग्जैक्टली कंपनी कहां रैंक करती है, स्टैटिस्टिक्स से आपको क्लियर हो जाएगा। इनके जो क्लीन एयर एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, तो कमर्शियल ट्रक्स में ये नंबर 1 सप्लायर है। इनफैक्ट इंडस्ट्री का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 57% इन्हीं के पास जाता है। उसके बाद अगर मैं ऑफ हाईवे व्हीकल्स की बात करूं, जिसमें ट्रैक्टर्स को एक्सक्लूड कर दें, तो जनरली फोकलिफ्ट्स और क्रेन्स आते हैं, तो यहां पे भी नंबर 1 सप्लायर है। 68% रेवेन्यू शेयर होल्ड करते हैं इंडस्ट्री का। उसके अलावा पैसेंजर व्हीकल, जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है और मार्जिन भी अच्छे खासे होते हैं, तो वहां पे भी ये टॉप 4 में आते हैं। अपने क्लीन एयर सिस्टम्स में 19% शेयर है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर मैं शॉक एब्जॉर्बर्स की बात करूं तो यहां पे कंपनी नंबर 1 है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, अराउंड 52% शेयर कमांड करती है शॉक एब्जॉर्बर्स एंड स्ट्रोट्स में। यानी क्लियरली कंपनी राइड कंट्रोल सिस्टम्स और एमिशन कंट्रोल में गो टू प्लेयर है मेजर कमर्शियल व्हीकल एज वेल एज पैसेंजर व्हीकल प्लेयर्स का। तो एक बार हम इनका कस्टमर बेस भी ढंग से देख लेते हैं। तो FY25 में टॉप 10 कस्टमर से अराउंड 81% रेवेन्यू, फिर टॉप 5 से अराउंड 62%, और सिंगल लार्जेस्ट कस्टमर से लगभग 19% रेवेन्यू। यानी एक रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, लेकिन साथ में यह भी पता चल रहा है कि टॉप पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के प्लेयर्स को केटर करता है, जैसे कि मारुति, टाटा, महिंद्रा, ह्योंडई, अशोक लेलैंड। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इनके जो टॉप 10 की क्लाइंट्स हैं उनके साथ 19 साल से ज्यादा की रिलेशनशिप है। यानी कि जो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो इनकी कस्टमर स्टिकीनेस के साथ कहीं ना कहीं ऑफसेट हो रही है। यानी कंपनी यहां पे एक अच्छी खासी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है मार्केट में। अब क्विकली इनके फाइनेंशियल्स पे एक बार चलते हैं, तो FY23 से FY25 के पहले नंबर्स देखेंगे। टोटल इनकम में आप देखेंगे लगभग 4800 करोड़ का रेवेन्यू था। FY24 में बढ़ा, लेकिन FY24 में फिर घट गया, यानी FY23 से FY20 में फ्लैट रहा। अगर मैं EBITDA मार्जिन्स की बात करूं तो वो डेफिनेटली ग्रो करें 11.7% से अराउंड 16.5% से तक। एंड कंपनी का अगर मैं पैट मार्जिन की बात करूं तो वो भी लगभग 7.8% से 11.2% तक बढ़े हैं, और ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में ही रही है पिछले कुछ सालों से। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो यहां बढ़ी है, लेकिन यहां पे रेवेन्यू में क्यों हमें कमी देखने को मिली, एक बार वो डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कैटालिटिक कन्वर्टर। उसमें यूज होते हैं सबस्ट्रेट, और इन सबस्ट्रेट्स की कोटिंग होती है इंपॉर्टेंट मेटल्स जैसे कि पैलेडियम, प्लैटिनम, रोडियम जैसे की कैटलिस्ट मेटल्स इनको बोलते हैं। अब 2022 में इनके इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस बढ़ गए थे, वहीं 2025 में ये प्राइसेस मॉडरेट हो गए। अब सबस्ट्रेट जो ये एलिमेंट है
कंपनी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको डायरेक्टली ऑन कॉस्ट बेसिस पे ही चार्ज करती है, अलग से उस पर कोई वैल्यू एड सर्विस करके नहीं बेचती, क्योंकि इसका पूरे प्राइसिंग का रिस्क है OEMs या फिर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हमारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लेते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी एक वैल्यू एडेड रेवेन्यू दिखाती है अपने फाइनेंशियल्स में, जो कि ऐसे सब्सिडी टाइप के एलिमेंट की कॉस्ट को माइनस करता है, वो 6% पर एनम पे ग्रो करता हुआ दिखा है, एंड मैनेजमेंट के हिसाब से वो एक ज्यादा बेटर रिफ्लेक्शन दिखाता है रेवेन्यू का। तो नेट नेट फाइनेंशियल लेवल पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ्लैट रहा है, वैल्यू एडेड रेवेन्यू भी देखा जाए तो मॉडरेटली ग्रो किया है, इवन तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी ग्रो करी है। अब हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजंस पे चलते हैं। देखिए ऑटो एंसिलरीज में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इंडिया में जो एग्जिस्ट करती हैं और जो लिस्टेड भी हैं, और छोटे से बड़े सारे ही प्लेयर्स इस पूरी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो अपनी पकड़ बना के बैठे हुए हैं, जिसमें टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड भी आ रही है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूं, 21% की इन्होंने 2 ईयर की CAGR ग्रोथ दिखाई है एज कंपेयर टू बाकी सारे प्लेयर्स के आप यहां पे देख सकते हैं। तो पी रेशियो देखें तो 29 टाइम्स दिख रहा है, और प्राइस टू बुक की बात करें तो यहां पे डिस्काउंटिंग भी देखने को मिल रही है, 1.3 टाइम्स है एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स जिनका अराउंड 3 या 4 टाइम्स से ज्यादा ही निकल के आ रहा है। अब क्लियरली यहां पे वैल्यूएशंस क्रेजी हाई तो नहीं है, फेयरली वैल्यूड लग रहा है, लेकिन उसके कुछ रिस्क भी होते थे कि सबसे पहले हम आगे देखेंगे भी 100% ऑफर फॉर सेल होने वाला है। दूसरा यहां पे फॉरेन पेरेंट कंट्रोल काफी ज्यादा रहेगा, टेनेको ग्लोबल ग्रुप ही कंपनी की प्रोमोटर है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी का जो ओवरऑल एक्सपोजर है व्हीकल का, वो इंटरनल कंबस्टिबल इंजन, यानी कि ऐसे इंजन या ऐसे व्हीकल जो कि पेट्रोल डीजल पे ऑपरेट करते हैं, उस पर काफी ज्यादा एक्सपोजर है। तो आइए उस पर भी हम बात करते हैं। इनके एग्जॉस्ट सिस्टम, स्पार्क प्लग्स, इग्निशन कॉइल्स, इंजन बेयरिंग्स और ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं, ये प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रिक्वायर्ड ही नहीं रहती, ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीजल इंजन वाले व्हीकल्स में यूज होती है। एंड कंपनी का 50% के आसपास का रेवेन्यू ऐसे ही प्रोडक्ट से डिराइव होता है। ये लॉन्ग टर्म रिस्क डेफिनेटली है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया अभी इवेंचुअली शिफ्ट नहीं हो पा रही है ईवीज पे। स्पेसिफिकली अगर मैं पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल की बात करूं, जहां पे कंपनी सबसे ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, वहां पे ईवी की पेनिट्रेशन अभी भी काफी लो है, इसलिए इसका जो इंपैक्ट है अभी बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा। इसके अलावा इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी, हम जानते हैं ऑलरेडी, नंबर 1 से नंबर 5 के प्लेयर्स में डोमिनेट करती है इन व्हीकल सेगमेंट्स में। उसके अलावा बहुत ही बड़ी कस्टमर स्टिकीनेस भी रही है, यानी अच्छी रिलेशनशिप्स भी मेंटेन कर रखी है। इसके अलावा कंपनी एक्सपोर्ट लेड स्ट्रैटेजी पे फोकस कर रही है, इंडिया को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब की तरह देख रही है। 20+ कंट्रीज में ऑलरेडी यहां पे एक्सपोर्ट करती है। हालांकि ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें क्लीन एयर सॉल्यूशंस की, तो लगभग 5400 करोड़ की ये मार्केट है। सस्पेंशन मार्केट की बात करें तो ये दोनों ही मार्केट्स मिला के अराउंड 8 से 10% ग्रो करने की उम्मीद है FY 2030 तक। एंड उसका एक मेजर रीजन है जो एक स्ट्रिक्टर रेगुलेशन नॉर्म्स आ रहे हैं। इनफैक्ट BS6 से BS7 ट्रांजिशन होने की बात चल रही है बाय 2027। साथ में SUV और प्रीमियम व्हीकल्स की बात करें तो वहां पे प्रोडक्ट्स रहते हैं, इनके एवरेज सेलिंग प्राइसेस भी ज्यादा होते हैं। अब फाइनल रिकमेंडेशन से पहले क्विकली कुछ IPO डिटेल्स। 3600 करोड़ का ये इशू साइज आ रहा है, पूरे का पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो जाता है। उसके अलावा कुछ प्राइस बैंड की बात करूं तो फेस वैल्यू जो शेयर किया है वो है 10 रुपए। यहाँ पे जो प्राइस रखा गया है बैंड 378 टू 397 रुपीज रखा गया। लॉट साइज है 37 शेयर्स का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लॉट में 14,689 की रहेगी। अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं 13 लॉट्स अराउंड 1,90,957 रुपीज की रहेगी। और जो पोस्ट इशू मार्केट कैप निकल के आ रहा है लगभग 16,000 करोड़ के आसपास रहने वाला है, यानी कि ये भी अच्छे साइज की लिस्टिंग रह सकती है। ऑफर ओपन हो रहा है 12 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 14 नवंबर को। अलॉटमेंट डेट 17 नवंबर रखी गई है, नहीं मिला अलॉटमेंट तो रिफंड आना शुरू होगा 18 नवंबर को, अदरवाइज क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट अकाउंट में 18 नवंबर को ही। एंड फाइनली कंपनी लिस्ट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में 19 नवंबर 2025 को। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने फाइनल रिकमेंडेशन की तरफ। लिस्टिंग गेन्स के लिए भी हमने इसको अवॉइड रखा है। क्यों? देखिए IPO डिमांड हमेशा स्ट्रांग रहती है, लेकिन हाई मार्केट वॉलेटिलिटी अभी देखने को मिली है। काफी सारी ऐसी कंपनीज जो कि प्रीमियम पे एक्सपेक्टेड था लिस्ट होंगी, वो भी डिस्काउंट पे लिस्ट हो रही है, कॉस्ट पे लिस्ट हो रही है। साथ में ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, इन्वेस्टर कोई फ्रेश इशू केपेक्स के लिए या ग्रोथ के लिए कंपनी का नहीं आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करूं तो यहाँ पे मॉडरेट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है एक जगह। साथ में इंडस्ट्री भी काफी साइक्लिकल रहती है ऑटोमोबाइल की। एंड इवन दो रीजनेबल वैल्यूएशंस है, अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए कोई राय नहीं बन रही। साथ में शॉर्ट टर्म के लिए भी आप रिस्क ना लेके इस पर्टिकुलर IPO को अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या आप इस IPO में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने एस्टेट योगी चैनल वेल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। यहाँ पे हम अपने सारे इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोर्सेज, अपना सारा स्टॉक मार्केट, IPOs एंड म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड प्रीमियम कंटेंट रिलीज करेंगे।